Hello students, I welcome you on the platform of MCQ and Engineers Hub. जैसे कि आपको पता है MCQ आपको प्रोवाइड कर रहा है गेट 2015 के वीडियो सॉल्यूशंस। उसी की सीरीज में मैं तरुण सचदेवा आपके लिए लेकर के आया हूँ मैकेनिकल से रिलेटेड जो भी गेट 2015 के क्वेश्चंस हैं, जो कि तीनों सेट के हैं। तीन सेट जो कि गेट 2015 में 3 सेट में पेपर आया था, उसके जितने भी मैकेनिकल के क्वेश्चंस हैं तीनों सेट के, दैट क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। उसी की सीरीज में आज मैं लेकर के आया हूं HMT से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को कि क्या क्वेश्चन में कहता है। इफ अ फोम इंसुलेशन इज एडेड टू अ 4 सेंटीमीटर आउटर डायमीटर पाइप एज शोन इन फिगर, द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन इन सेंटीमीटर इज व्हाट। क्या है, एक पाइप है, उस पर इंसुलेशन है और हमको वैल्यूज दी है और पूछा है कि क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन क्या रहेगी। ठीक है, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन क्या होगा और बताना है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन का रिलेशनशिप क्या है, आरसी इज इक्वल टू के बाय एच। ध्यान रखना है यहां पर के पाइप का भी दिया है और के फोम का भी दिया है, तो ये जो के होता है ये इंसुलेशन का होता है, तो इसलिए यहां पर जो के लेंगे दैट इज 0.1। गलती यहीं पर हो सकती है। दूसरा एच जो है दैट इज नॉट द इनसाइड एच, एच लेना है जो इंसुलेशन की साइड वाला एच है, दैट इज 2। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 0.05 मीटर। ठीक है, यहां पर ध्यान देना कि यही अगर आंसर हमने गलती से पुट कर दिया तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि आंसर पूछा है किसमें, सेंटीमीटर में। तो किसमें देना है, सेंटीमीटर में। ये किसमें है, मीटर में, तो इसको कन्वर्ट करिएगा सेंटीमीटर में, ये क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, क्रिटिकल रेडियस विल बी 5। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज in the laminar flow of air the Prandtl number is given over a heated plate if del and del T is represented for the hydrodynamic and thermal boundary layer thickness। del क्या होता है, हमको पता है हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री की और थर्मल बाउंड्री की del T से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसकी थिकनेस है। हमसे पूछा है कि इन दोनों में क्या रिलेशन होगा जब पीआर की वैल्यू ये होगी। ठीक है, सिंपल है, हमें पता है पीआर का रिलेशनशिप क्या होता है, पीआर इज द मोमेंटम डिफ्यूजिविटी ऑफ द मोमेंटम टू द डिफ्यूजिविटी ऑफ द हीट, है ना, थर्मल मोमेंटम डिफ्यूजिविटी टू थर्मल डिफ्यूजिविटी, और इसको हम बोलते हैं डेल अपॉन डेल टी, यानी कि बाउंड्री लेयर थिकनेस ड्यू टू द हाइड्रोडायनेमिक, द मोमेंटम and the boundary thickness of the heat, the thermal boundary layer। ठीक है, तो अब हमें इसकी वैल्यू दी है दैट इज 0.7, तो डेल अपॉन डेल टी, डेल कितना आ जाएगा, दैट इज 0.7 ऑफ डेल टी, मतलब डेल यहां पे क्या है, डेल टी से कम है ना, कम है। और ये आप जानते हैं कि अगर पी आर की वैल्यू, इफ PR इज लेस देन 1, तो मतलब क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी और ये वैल्यू कम होगी, यानी कि यहां से भी आप कह सकते हैं डेल इज लेस देन डेल टी। ठीक है, ध्यान रखेंगे जल्दीबाजी में गलत ना हो जाए। ठीक है, तो हो पता चला कि इसका उल्टा लग गया, है ना, जल्दीबाजी में, तो एक 5-6 सेकंड 10 सेकंड लेकर के अगर इसको लिख लेंगे हाथ से तो गलती के चांसेस मिनिमम है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दैट इज सी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज डेल इज ग्रेट लेस देन डेल टी। ठीक है, डेल्टा टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ 10 मिलीमीटर डायमीटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज कवर्ड बाय एन इंसुलेशन ऑफ 2 mm। उसको कवर्ड किया है 2 mm थिकनेस इंसुलेशन से। The conductivity of the insulation is 0.8 and the convection coefficient at the insulation surface is this, ये भी दिया है। Addition of further insulation, मतलब
पहले ये इलेक्ट्रिक वो है कंडक्टर, उस कंडक्टर पे हमने इंसुलेशन लगाया है, ठीक है। ये क्या है, हमारा इंसुलेशन है, ये हमने इंसुलेशन कर दिया, ठीक, ये हमारा इंसुलेशन हो गया, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि पहले ये जो रेडियस थी, पहले डायमीटर दिया है कितना 10 mm, तो ये इसकी रेडियस कितनी होगी 5 mm, है ना, ये 5 mm हो जाएगी। और इसके ऊपर 5 mm के ऊपर कितनी थिकनेस का 2 mm थिकनेस, यानी कि ये 2 mm थिकनेस का ये जो थिकनेस है दैट इज 2 mm, तो प्लस 2 करेंगे तो ये किसका आ जाएगा, इंसुलेशन का रेडियस आ जाएगा, दैट इज 7 mm। अब वो कह रहा है कि एडिशन ऑफ फर्दर इंसुलेशन ऑफ द सेम मटेरियल, इसी के ऊपर अगर मैं ऐड करूं इंसुलेशन, अब इसके ऊपर और ऐड करूं तो हीट ट्रांसफर, हीट लॉस का क्या होगा, वो बढ़ेगी घटेगी या बढ़ती जाएगी या क्या होगा, ये उसने पूछा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा क्रिटिकल रेडियस क्या है। क्रिटिकल रेडियस का फॉर्मूला क्या रहेगा, K/H। K की वैल्यू दी है हमको दैट इज 0.08 और H की वैल्यू दी है दैट इज 10, ठीक है, ठीक है। तो इसको निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.08 और किस में आएगा, मीटर में। तो आरसी की वैल्यू, वैसे सारी रेडियस किस में दी है, एमएम में, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं एमएम में, तो ये कितना हो जाएगा 8 mm, है ना। अब क्रिटिकल रेडियस कितनी है 8 mm, और आपके पास अभी रेडियस इंसुलेशन की कितनी है 7 mm, तो वो कह रहा है 7 mm के ऊपर अब अगर आप इंसुलेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा। तो आप देख सकते हैं, हम एक डायग्राम होता है इसका जो, उससे देख लेते हैं। यहां पे ये हीट ट्रांसफर Q है, यहां पे रेडियस है, हीट ट्रांसफर बढ़ती है पर्टिकुलर अमाउंट तक, पर्टिकुलर R की वैल्यू तक, जिसको हम R क्रिटिकल बोलते हैं, है ना। अगर हम यहां से इंसुलेशन ऐड करना शुरू करें, रेडियस बढ़ाना शुरू करें, तो हीट ट्रांसफर यहां तक मैक्सिमम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, और इसके बाद ये घटना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हमें वैल्यू दी है क्रिटिकल रेडियस, तो हमारे पास आ गई 8, और जो हमारे पास इंसुलेशन की रेडियस है दैट इज R इज 7, है ना। अब रेडियस इंसुलेशन, क्योंकि अब इस इंसुलेशन पे और इंसुलेशन चढ़ेगा, तब उसने पूछा है ये एडिशन ऑफ फर्दर इंसुलेशन, तो क्या होगा। तो अब अगर आप बढ़ाओगे तो एक पॉइंट पे आके ये बढ़ेगी, यस और नो, उसके बाद ये बढ़ रही है हीट, ये क्या है हीट ट्रांसफर, है ना, यानी कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, या इसको क्या बोलेंगे हीट लॉस, रेट ऑफ हीट लॉस। तो इंक्रीज हीट लॉस कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, हाँ कर रहा है, लेकिन क्या उसके बाद वो डिक्रीज नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, कंटिन्यूसली तो नहीं होगा, और डिक्रीज हीट लॉस कंटिन्यूसली, डिक्रीज तो नहीं हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हीट लॉस टू दी मैक्सिमम, हाँ ये है हीट लॉस टू दी मैक्सिमम, उसके बाद क्या हो गया, वो डिक्रीज होना शुरू हो गया, है ना। यहां से 7 mm से अब इस पर और इंसुलेशन चढ़ाओगे तो 8 mm, यानी कि यहां से लेके यहां तक जो रेडियस रहेगी ये 8 mm तक, तो ये हीट लॉस बढ़ेगा, लेकिन इसके बाद और इंसुलेशन चढ़ाएंगे तो हीट लॉस घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ये होगा। और जल्दीबाजी में आप क्या कर सकते हैं, इसमें आरसी की वैल्यू आपने देखी जो कि क्या है, ग्रेटर देन है आर इंसुलेशन से, तो हमें पता है जब ऐसा होता है तो हीट लॉस क्यू बढ़ता है ना, बढ़ता है। और पहला ही ऑप्शन दिया है इंक्रीज हीट लॉस कंटिन्यूसली, तो हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे और आगे चले जाएंगे, जो कि गलत हो सकता है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस दीजिएगा। इंक्रीज हीट लॉस टू अ मैक्सिमम एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग, दैट विल बी द मोर करेक्ट आंसर, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्रिक वॉल, थर्मल कंडक्टिविटी दी है, थिकनेस दी है, सेपरेट्स टू वार्म एयर इन अ रूम फ्रॉम द कोल्ड एम्बिएंट एयर, मतलब कोई एक हमारे पास वॉल्व है, ये वॉल है,
इस वॉल्स में इधर वार्म एयर है, ठीक है, और इधर कोल्ड एयर है। यहां का जो टेम्परेचर है वार्म का वो 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस है। और इसके बाद जो कोल्ड एयर का टेम्परेचर है वो दिया है -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कोई बात नहीं। इसकी थिकनेस भी दी है 0.18, है ना, 0.18। और क्या दिया है, के दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एसोसिएटेड विद आउटसाइड एयर, आउटसाइड कौन सी है, ये है, ये इनसाइड है, ये इनसाइड है क्योंकि ये रूम के अंदर है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, आउटसाइड एयर। आउटसाइड एयर का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दिया है दैट इज 20, ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर इन केल्विन, है ना, ये इसकी यूनिट रहती है। एच की वैल्यू कितनी है, 20 है, ठीक है। नेग्लेक्टिंग द कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एयर इनसाइड द रूम, मतलब यहां पे जो भी कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस होना था उसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। और बताइए द हीट लॉस इन वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी कि हीट लॉस पर यूनिट एरिया आपको बताना है। तो यहां पर अगर आप रेजिस्टेंस का सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो किस तरह से आएगा, ये यहां पे एक रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद यहां पे एक रेजिस्टेंस आएगा, और ये रेजिस्टेंस क्या होगा, ये तो कंडक्टिव रेजिस्टेंस होगा, कौन सा, कंडक्टिव रेजिस्टेंस, और ये कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, यस और नो, है ना, ये कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, ये कंडक्टिव, ये कन्वेक्टिव। तो टोटल यहां पे हीट इनसाइड टेम्परेचर है और ये क्या है, द आउटसाइड टेम्परेचर, और निकालना क्या है, दैट इज द हीट ट्रांसफर रेट। तो हमको पता है हीट ट्रांसफर रेट क्या होता है, दैट इज Q डॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा T डिवाइड बाय द टोटल रेजिस्टेंस, है ना, टोटल थर्मल रेजिस्टेंस। और टोटल थर्मल रेजिस्टेंस इस केस में क्या होगा, ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे नेग्लेक्ट करना है, उसने खुद बोला है क्वेश्चन में नेग्लेक्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, कंडक्टिव प्लस कन्वेक्टिव। और कंडक्टिव क्या होता है, L अपॉन के ए, प्लस कन्वेक्टिव क्या होता है, 1 अपॉन एच ए। और यहां पर यूनिट निकालना है एरिया, तो एरिया को यहां नेग्लेक्ट कर सकते हैं, 1 ले सकते हैं। एच की वैल्यू रखिएगा पॉइंट, एल की वैल्यू होगी 0.18, के की वैल्यू 0.9 प्लस 1 अपॉन एच, एच कितना है भाई, एच है 20, इसको कैलकुलेट करिए, ये कितना हो जाएगा, आप इसको कट करेंगे तो 0.2, इसको कट करेंगे 0.05, तो 0.2 प्लस 0.05, है ना, ये टोटल जो आ जाएगा RTH दैट इज 0.25, ठीक है, 0.25। यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, डेल्टा टी क्या होगा, ये टेम्परेचर माइनस ये, तो यहां टेम्परेचर माइनस में है, 27 माइनस 5 यानी कि 27 प्लस 5, तो यहां पे क्या हो गया, 27 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 0.25, इसको कैलकुलेट करिए तो ये कितना हो जाएगा, 32 डिवाइड बाय 0.24, 1 बाय 0.24 इज 4 हो जाता है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, दैट इज 128, ठीक है, क्या आ जाएगा 128, दैट इज सी, ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस एक चीज है कि इनसाइड ये मत ढूंढने लग जाना कि इसका तो हमको टेम्परेचर एयर का दिया है तो मैं इस सरफेस का टेम्परेचर कैलकुलेट करूं पहले, क्यों, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर कुछ होगा, यहां कुछ होगा। ध्यान ये देना है कि उसने खुद ही कहा है कि नेग्लेक्टिंग द कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ इनसाइड एयर, मतलब यहां का कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो इसका मतलब जो ये टेम्परेचर होगा ये यहां पर आएगा और 2 ही रेजिस्टेंस आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सिलेंड्रिकल यूरेनियम फ्यूल रोड ऑफ रेडियस 5 mm in a nuclear reactor is generating heat at a rate of this, the road is cooled by liquid, एक लिक्विड से यूरेनियम रोड को हम कूल कर रहे हैं जिसका टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, और बोला है एट अ स्टडी स्टेट
द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द यूरेनियम रोड इज व्हाट। मतलब कि एक रोड है इस तरह से यूरेनियम की, ठीक है, एक यूरेनियम की रोड है और इसका कुछ टेम्परेचर है, ठीक है, और ये हीट कुछ जनरेट कर रहा है, ठीक है, और वो किस में दी है, वाट पर मीटर क्यूब में, ठीक है, वाट पर मीटर क्यूब में। इसकी सपोज कुछ लेंथ होगी, है ना, एक लेंथ होगी। अब क्योंकि इसको कूल कर रहा है किससे, लिक्विड से, ठीक है, ये चारों तरफ इसके लिक्विड है, लिक्विड से कूल किया जा रहा है, उसका टेम्परेचर आपको दिया है दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, यही दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। और हमसे पूछा है कि जब स्टडी स्टेट कंडीशन आ जाए, मतलब स्टडी स्टेट मतलब कि टाइम के साथ अब कुछ वेरिएशन नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी हीट एक्यूमुलेशन नहीं है, तो इसका मतलब जितनी हीट पर सेकंड ये जनरेट कर रहा होगा, यूरेनियम से निकल रही होगी, वो वाटर जो है, लिक्विड जो है, वो पर सेकंड उतनी ही सेकंड में उतनी हीट को ले जा रहा होगा। यानी कि जितनी हीट यूरेनियम से आ रही होगी उतनी कन्वेक्ट हो जा रही होगी लिक्विड के थ्रू। तो हम कह सकते हैं एट स्टडी स्टेट Q डॉट विच इज द हीट पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको इनटू वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू द HA सरफेस एरिया इनटू लेंथ इनटू द स्टडी स्टेट टेम्परेचर माइनस द इंफिनिटी, है ना, T इंफिनिटी। तो ये एक स्टडी स्टेट कंडीशन पे, जब स्टडी स्टेट होगा तो ये कंडीशन रीच करेगी, बस इसी से इसका सरफेस टेम्परेचर उसने पूछा है। अब आप देखिएगा कि Q की वैल्यू उसने दी है 4 इंटू 10 की पावर 7, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज पाई R स्क्वायर इंटू लेंथ, ठीक है, और H सरफेस एरिया क्या होगा, दैट इज पाई R इंटू L। भाई इस सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा, पेरीमीटर इंटू लेंथ, है ना, पेरीमीटर इंटू लेंथ, तो ये तो इसका सरफेस एरिया हो गया। यहां पे L गलत आ गया है, ये नहीं आएगा ना, L नहीं आएगा, H इंटू AS सरफेस एरिया इंटू TS माइनस T इंफिनिटी, और सरफेस एरिया जो होगा वो होगा पाई R इंटू L। क्लियर है, आ जाइए, TS माइनस T इंफिनिटी दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तो हमारे पास TS आ जाएगा। अगर मैं यहां कहूं TS माइनस 25, 4 इंटू 10 की पावर 7, पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, R से एक R और L से L, तो बचा क्या, ऊपर R बचा, एक R की वैल्यू क्या है 5 mm, ठीक है, तो इसको मीटर में रखिए, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये R हो गया, डिवाइड बाय H आएगा, ठीक है, H की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1000। यहां पे एक चीज और करिएगा, पाई आर जो इसका वो है पेरीमीटर, दैट शुड बी पाई इंटू डी, है ना, और अगर आर के फॉर्म में लिख रहा हूं मैं तो दैट शुड बी रिटर्न, ये गड़बड़ हो गया, पाई के अगर आर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एल, है ना, तो यहां एक और आ जाएगा दैट इज 2, ये 2 यहां आ जाएगा नीचे, ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, ये 10 की पावर 3 ऊपर जाएगी, माइनस के साथ प्लस ऊपर माइनस हो जाएगा, तो 7 और माइनस 6 एक रह जाएगा, ठीक है, और ये 5 दूनी 10 इंटू क्या, ये 10 ही लिख देता हूं 100, है ना, ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 100 रहेगा, और टीएस की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस इधर चला जाएगा दैट इज प्लस 25, तो ये कितना हो गया 125 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा डिग्री सेल्सियस आएगा, अगर उसने यहां पर आंसर 125 भी दे दिया होता तो गड़बड़ हो जाती, है ना, क्योंकि उसने किस में देना है, केल्विन में बताना है, केल्विन में बताना है, तो आप इसको ऐड कर दीजिए, 273 कितना हो जाएगा, 538 729 और 213, तो ये इसका आंसर हो जाएगा
दैट इज 398 केल्विन। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर फ्लो थ्रू अ पाइप ऑफ रेडियस आर द वेलोसिटी एंड द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आर एज फॉलोज। कोई पाइप है, उसमें फ्लो हो रहा है, उसमें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। जो कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो c1 है, और c1 क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। द बल्क मीन टेम्परेचर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये कोई फॉर्मूला रिलेशन है जो कि बल्क मीन टेम्परेचर बताता है। और यू एम जो है ये डेजिग्नेट करता है किसको? मीन वेलोसिटी को, मीन वेलोसिटी को। द वैल्यू ऑफ टीएम फाइंड आउट करना है, यानी कि सी को फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करिए, टीएम को लिखिए। ठीक है, टीएम में क्या दिया है? 2/this is, ये इंटीग्रेशन में वेलोसिटी और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो वेलोसिटी और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लिख देंगे 2/um इंटू आर स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to r। यू आर क्या है? c1 है, और t क्या है? दैट इज c2 इंटू 1 माइनस दैट इज r बाय r का क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा इंटू में एक और r है। ठीक है, r इंटू डी आर। तो ये हो जाएगा। बस अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। c1 और c2 क्या है? कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएंगे। 2c1 c2 अपॉन um r स्क्वायर। आप देखिएगा 0 to r, मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं डायरेक्ट। ठीक है, इंटीग्रेट करिएगा तो r की मल्टीप्लीकेशन 1 में, तो यहां पे r आया। r का इंटीग्रेशन करेंगे dr, r dr करेंगे तो r स्क्वायर बाय 2 माइनस r क्यूब इंटू r, दैट इज r की पावर 4। r की पावर 4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो r की पावर 5 डिवाइड बाय 5, और नीचे क्या है? r क्यूब है, r क्यूब है, तो इसको r क्यूब लिख दीजिए। ठीक है, क्लियर है? और लिमिट लगेगी 0 to r। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। ठीक है, r स्क्वायर बाय 2, ठीक है, r क्यूब r4 r की पावर 5 बाय 5, ठीक है, r क्यूब। ठीक है, अब यहां पे आप इसको लिमिट पुट कर दीजिए तो क्या बनेगा? 2c1 c2 um डिवाइड बाय r स्क्वायर, और यहां पे देखिएगा r रखेंगे तो ये r स्क्वायर बाय 2 माइनस r की पावर 5 बाय r की पावर 3 इंटू में 5। ठीक है, ये आ जाएगा, यही आएगा, यही आएगा। ठीक है, अब यहां से आप क्या करिएगा? आर स्क्वायर नीचे है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से ये आर स्क्वायर गया, और ये आर स्क्वायर आर क्यूब आर की पावर 5, तो ये भी गया। तो इसका मतलब अंदर क्या बचा? सिर्फ यहां लिख दे रहा हूं मैं 2c1 c2 डिवाइड बाई um इंटू में r तो पूरा कैंसिल हो गया, तो 1/2 माइनस 1/5। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिएगा बस। ये क्या हो जाएगा? नीचे 10 एलसीएम आ जाएगा, 5 माइनस 2 3, यानी कि 3/10, और 3 इंटू 2 ये 6 हो गया। c1 c2 10 um। ठीक है, ये सॉल्व करके आ गया। अब इसमें से देखिए कुछ है क्या? 0.5 0.6 में ये है, 0.6 में है, तो ये दोनों में से आंसर हो सकता है। c1 नहीं है, c1 इज व्हाट? c1 इज ur, है ना। तो ये जो c क्या है? कांस्टेंट है, और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, है ना। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है rx, वो क्या है? कांस्टेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो c1 जो होगा वही मीन वेलोसिटी हो जाएगी। यस और नो? भाई कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, कांस्टेंट है, तो c1 ही um हो जाएगा। तो c1 से um कैंसल, ये क्या बचा? 0.6 c2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन कौन सा बना? दैट इज दिस 0.6 c2। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चले, आइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, फॉर फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड ओवर अ फ्लैट प्लेट इफ द फ्लूइड टेम्परेचर इज द सेम एज द प्लेट टेम्परेचर। मतलब क्या है, एक फ्लो हो रहा है विस्कस फ्लूइड का किसी प्लेट के ऊपर, ये कोई प्लेट है, ठीक है, उसके ऊपर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, विस्कस फ्लूइड है, और इसका टेम्परेचर जो है, जो फ्लूइड का टेम्परेचर है, वही टेम्परेचर है अपना किसका, सरफेस टेम्परेचर यानी प्लेट टेम्परेचर। द थर्मल बाउंड्री लेयर इज, मतलब थर्मल बाउंड्री की कंडीशन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, थिनर देन दी वेलोसिटी बाउंड्री लेयर, थिकर देन दी। जब टेम्परेचर दोनों सेम है, जब टेम्परेचर ही सेम है ना, सॉरी, जब दोनों के टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर ग्रेडियंट कुछ नहीं है, तो थर्मल बाउंड्री लेयर आनी चाहिए क्या, नहीं आनी चाहिए। थर्मल बाउंड्री लेयर होगी क्या, तो नहीं होगी। इसका मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा, नॉट फॉर्म एट ऑल, है ना भाई। बाउंड्री लेयर फॉर्म होने के लिए ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट की तो जरूरत होगी, इसी तरह से वेलोसिटी ग्रेडियंट होने के लिए होगा, तभी तो जो हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर है वो फॉर्म करती है। यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाए, फिर बढ़ती 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 यहाँ पे मीन वेलोसिटी के बराबर आएगी, है ना, तो तभी बाउंड्री लेयर बनेगी। इसी तरह से टेम्परेचर में भी डिफरेंस होगा, तभी थर्मल बाउंड्री लेयर बनेगी। डिफरेंस है नहीं तो बाउंड्री नहीं फॉर्म करेगी। सिंपल क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आइए। द रेशियो ऑफ मोमेंटम डिफ्यूजिविटी टू थर्मल डिफ्यूजिविटी, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी टू थर्मल डिफ्यूजिविटी, सिंपल है, ये तो प्रांटल नंबर होगा, है ना। प्रांटल नंबर अभी देखा ना, प्रांटल नंबर दैट इज दी डेल बाय डेल टी, और ये क्या है, ये मोमेंटम की वजह से है, और ये किसकी वजह से है, थर्मल। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रांटल नंबर दैट इज 1। नसल नंबर क्या होता है, नसल नंबर हमारा दैट इज, नसल नंबर क्या होता है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर जो होती है टू दी कंडक्शन हीट ट्रांसफर। बेसिकली ये क्या बताता है कि आपकी हीट ट्रांसफर में, जो भी हीट ट्रांसफर हो रही है उसमें कन्वेक्शन का कितना पार्ट है ना। अगर इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है मतलब कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर हो रही है, वो ज्यादा है कंडक्शन से, है ना। इसी तरह से बायोट नंबर, बायोट नंबर हम किस में डिफाइन करते हैं, लम्प्ड पैरामीटर यानी कि ट्रांजिएंट हीट फ्लो में, ये भी नसट नंबर जैसा होता है ना। बायोट नंबर को आप क्या बोलते हैं, दैट इज दी कंडक्टिव रेजिस्टेंस। बात एक ही है, ठीक है, बात वही है, कंडक्टिव रेजिस्टेंस टू दी कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है, क्लियर है, यही होता है ना। और बायोट नंबर बेसिकली हमारा क्या है, 0.01 से कम होता है तो लम्प्ड एनालिसिस हमारा वैलिड होता है, ये इसकी कंडीशन है। लुईस नंबर की भी बात कर लो, लुईस नंबर क्या होता है, डिफ्यूजिविटी ड्यू टू थर्मल, है ना, थर्मल डिफ्यूजिविटी टू दी मास डिफ्यूजिविटी, ठीक है, ये इसका रेशो होता है। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर ए हो जाएगा, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सैचुरेटेड वेपर इज कंडेंस्ड टू सैचुरेटेड लिक्विड इन अ कंडेंसर, एक कंडेंसर है उसमें कंडेंस्ड हो रही है। द हीट कैपेसिटी रेशो, हीट कैपेसिटी रेशो हमें पता है सी मिनिमम टू सी मैक्सिमम होता है। द इफेक्टिवनेस इन दिस केस, कंडेंसर हो चाहे बॉयलर हो, कंडेंसर हो या बॉयलर हो, तो इस केस में सी मैक्सिमम जो होता है वो कितना रीच करता है, इन्फिनिटी। और अगर हम कैपेसिटी रेशो की बात करें तो ये कितना होता है, 0 हो जाता है ना। इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो ये अप्रोच करेगा 0 को, है ना, तो सीआर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इन दोनों के केस में हमारा जो इफेक्टिवनेस है, दैट इफेक्टिवनेस गोज टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस NTU, ठीक है, ये इसकी इफेक्टिवनेस हो जाती है, ठीक। तो आंसर डी हमारा करेक्ट होगा। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको देख लो, ये इफेक्टिवनेस किसकी है, पैरेलल वाले की,
है ना, पैरेलल, हमारा जो पैरेलल टाइप का कंडेंस वो होता है हीट एक्सचेंजर, उसकी है। और ये हमारा किसका हो गया, ये हमारा क्रॉस है ना, क्रॉस फ्लो वाले की है, ठीक है। और ये किस केस में हो गई, ये हमारा जो क्रॉस फ्लो वाला होता है, क्रॉस या काउंटर फ्लो बोलते हैं, सॉरी इसको काउंटर फ्लो है ना, काउंटर फ्लो, दैट इज काउंटर फ्लो। काउंटर फ्लो के केस में, और ये भी काउंटर फ्लो के केस में होता है जब हमारे पास जो C है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, CR की वैल्यू जो होती है 1 हो जाती है, यानी कि C मिनिमम और C मैक्सिमम सेम हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। The total emissive power of a surface is this at this temperature and this at this temperature, where the thermal temperature are in Kelvin, assuming the emissivity of the surface to be constant, the ratio of temperature। emissive power दिया है दो टेम्परेचर पे और उन टेम्परेचर का रेशियो पूछ रहा है ना। तो हमें पता है emissive पावर की अगर मैं बात करूं तो जो emissive पावर होती है वो बेसिकली किसके बराबर होती है, किसके प्रोपोर्शनल होती है, अगर मैं लिखूं तो दैट इज T की पावर 4 है ना। तो अगर हम T1 बाय T2 पूछ रहा है तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, E1 बाय E2 की पावर 1 बाय 4, ठीक, ये हो जाएगा। E1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 500, यस और नो। द टोटल emissive पावर ऑफ सरफेस 500 एट दिस, हाँ 500 है, ठीक है, ये 500 है। और ये कितना है, टेम्परेचर T1 1200, ठीक, ये 1200 है। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको रेशियो मिल जाएगा और इसका आंसर आएगा दैट इज 0.03, 0.803, ये रेशियो आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको देख सकें, इसका फायदा उठा सकें, ठीक है। चलिए, अ सॉलिड स्फीयर 1 ऑफ रेडियस r is placed inside a hollow closed hemispherical surface 2 of radius 4r. The shape factor of F21 is what? इसमें थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम होता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपको बताऊं, आप क्या करिएगा घर पर जब इसको कर रहे हो क्वेश्चन को, तो आप इसको ना इमेजिन करने के लिए कुछ प्रोप लाइएगा। जैसे ये क्या है, ये सरफेस 2 है और ये सरफेस 2 क्या है, क्लोज्ड हेमिस्फेरिकल सरफेस है। हेमिस्फेरिकल मतलब स्फेयर लो, बॉल लो कोई भी, उसको आधा काट दो तो वह हेमिस्फेरिकल हो गया। मतलब अगर मैं कटोरी उठाऊं, घर पे किचन में कटोरी होगी, उस कटोरी को उठाइए, ठीक है, और उसके अंदर क्या है, एक सॉलिड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर के लिए एक छोटी बॉल ले सकते हो, ठीक है, जो स्फेरिकल शेप की रहती है, बॉल तो स्फेरिकल होगी, छोटी बॉल लीजिए, सब उसको इमेजिन करिए और घर पे करके देखिएगा। यहां इमेजिन कर लीजिए, एक कटोरी लिया, ये रख दिया, सरफेस 2 हो गया, अंदर एक छोटी बॉल रख दी, ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है कि ये जो 2 है, यानी कि कटोरी से कितना फ्रैक्शन ऑफ हीट किसके पास जा रहा है, इस बॉल के पास जा रहा है। ये F21 एक ज्योमेट्रिकल फैक्टर है, ये यही बताता है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ हीट इस बॉडी 2 से 1 पे आया, ठीक है। तो ये एक इस क्वेश्चन को समझने का तरीका हो सकता है, क्योंकि बोर्ड पर और कॉपी पर आपको 3D नहीं दिखेगा, आपको 2D दिखेगा। तो ये एक सिलेंडर की तरीके से आधा भी दिख सकता है। आपको ध्यान रखना है ये क्लोज्ड है, मतलब ये सरफेस भी काउंट होगी, ये जो सरफेस होगी ये भी काउंट होगी। तो जैसी कटोरी को रखेंगे तो नीचे की जो ये सरफेस है, ये जो सरफेस है ये भी काउंट होगी, और ये सरफेस क्या होगा, ये सर्कल होगा, और किसके डायमीटर का, इस डायमीटर का, ठीक है। बस यही गलती हो सकती है जो हो सकती है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं।
हमें पता है 1 और 2, तो हमारे पास एक रूल होता है दैट इज F21 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको पूरा ही लिखूं, A2 इंटू F21 इक्वल टू A1 इंटू F12, है ना, एरिया इंटू FA12, यानी कि 1 से 2 की तरफ और यहां पर 2 से 1 की तरफ जो फ्रैक्शन ऑफ हीट है ये दोनों बराबर होती हैं। अगर मैं F21 मेरे को फाइंड आउट करना है तो मेरे पास A1 अपॉन A2 आ जाएगा इंटू F12 आ जाएगा। ठीक है, अब आप खुद देखिए इस स्फेयर से जितनी भी किरणें, जितना भी रेडिएशन निकल रहा होगा वो सारा कहां जा रहा होगा, पूरा का पूरा इस स्फेयर के पास जा रहा होगा, हेमिस्फेयर पे, है ना। उस बॉल को अगर आप देखो तो अगर उसमें से वो लाइट निकल रही हो, सपोज इमेजिन करिए कि लाइट निकल रही है, तो वो लाइट सारी की सारी किस पे जाके गिरेगी, इस क्लोज्ड सरफेस पे जो कि हेमिस्फेयर है, कटोरी है आपकी, है ना। और ये जो नीचे है इस पे भी पड़ेगी क्योंकि यहां पर देखेंगे आप ये बीच में है ना। तो इसकी वजह से जो ये फ्रैक्शन ऑफ हीट है ये सारी 1 से 2 पे जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1, है ना। तो F21 कितना हो गया, दैट इज A1 बाय A2, है ना, ये वैल्यू 1 हो गई तो इंटू 1। अब बस A1 देखना है कि A1 क्या है। A1 एरिया, सरफेस एरिया ऑफ बॉडी 1, और बॉडी 1 क्या है, स्फेयर है, तो स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां पे आर क्या दी है, आर ही है रेडियस, तो मैं आर ही लेके चल रहा हूं। ठीक है, और दूसरे का बात अगर करें तो ये क्या है, हेमिस्फेयर है, इसमें एक सरफेस ये है जो कि हेमिस्फेरिकल है। कटोरी को देखेंगे तो ऊपर की सरफेस, ये वाली सरफेस, है ना, ये कटोरी की सरफेस, ये एक आधा स्फेयर है। आधा स्फेयर मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, और इसकी रेडियस क्या है 4r रेडियस है इसकी, ये देखिए 4r, तो मैं यहां पे क्या ले लूं 4r स्क्वायर, प्लस एक सरफेस और है जो कि ये क्लोज्ड सरफेस है नीचे, है ना। इस सरफेस, ये जो आपके हाथ पे अगर रखी होगी या फ्लोर पे रखी होगी तो वो सरफेस, और वो सरफेस है क्या, एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है ऐसे, है ना, उसका रेडियस भी क्या होगा 4r, तो ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, दैट इज 4r स्क्वायर। तो ये टोटल सरफेस एरिया होगा जो कि 2 का होगा, जिसपे हमारा रेडिएशन 1 बॉडी से जा रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। तो A2 को कैलकुलेट करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 4 16 16 2 32, यहां पे 4 16, तो 32 आर स्क्वायर प्लस 16 आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 48 आर स्क्वायर। ठीक है, बस अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना आ गया, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 48 पाई आर स्क्वायर, यहां पे पाई रह गया, इंटू पाई कर दीजिएगा। ठीक है, इंटू पाई कर दीजिएगा, सिंपल है। ठीक है, पाई रह गया, पाई लिख दीजिएगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसल, 4 डिवाइड बाय 48 किस में दिया है, रेशो में, तो ये कितना हो जाएगा 1/12। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए इज आर राइट आंसर। ठीक है, ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए आप बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपको ये इमेजिनेशन करना आना चाहिए 3D में कौन सी सरफेस है, एरिया क्या है, बस यही गलती हो सकती है क्योंकि आप इसको हेमिस्फेरिकल सरफेस मान के उसका जो सरफेस एरिया है उसको आधा कर देंगे बस। ठीक है, और आधा करने के बाद आपके पास यहां पे 32 आर स्क्वायर आएगा, हालांकि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन में दे देता तो वो गड़बड़ हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज अ बैलेंस्ड काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर हैज अ सरफेस एरिया ऑफ दिस, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दिस, एयर जो है उसकी सीपी दी है, एंटरिंग एट अ रेट एट दिस टेम्परेचर टू बी प्री हीटेड, मतलब इस एयर को प्री हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, मतलब ये क्या होगी कोल्ड एयर, क्योंकि ये हीट एक्सचेंजर का क्वेश्चन है तो ध्यान रखना ये क्या हो गई कोल्ड एयर, है ना।
बाय द एयर, ओके, एयर से ही इसको हीट कर रहे हैं, एयर लिविंग द सिस्टम एट दिस टेम्परेचर, दिस रेट, दिस टेम्परेचर। मतलब मेरे पास TC1 है जो कि क्या है 280 केल्विन, और मेरे पास TH2 है ना, लिविंग, हाँ TH2 है जो कि क्या है 300 केल्विन। क्लियर है? द आउटलेट टेम्परेचर ऑफ द प्रीहीटेड एयर इज, मतलब इसका TC2 बताना है, सिंपल है। और हीट एक्सचेंजर कैसा है? काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है। जब भी काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर हो तो सबसे पहले देखो दोनों जो फ्लूइड हैं वो सेम है क्या? एयर है, ये भी एयर है, CP सेम होगा। मास फ्लो रेट सेम है क्या? हाँ 0.4, यानी कि C ऑफ मिनिमम इज इक्वल टू C ऑफ मैक्सिमम हो गया, है ना। जब ये हो जाता है तो हमको पता है क्या होगा कि θ1 यानी कि TH1 माइनस TC2 विल बी इक्वल टू TH2 माइनस TC1, है ना, यही होता है, सही है। TH1 माइनस TC2, TH2 माइनस TC1, और ये किसके इक्वल हो जाता है? ये थीटा, यानी कि हम इसको बोलते हैं लम्ड LMTD, लम मीन टेम्परेचर डिफरेंस, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, LMTD, है ना। ये लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू हो जाती है ना। अब हमारे पास ये दोनों टेम्परेचर हैं, यानी कि H2 माइनस H1 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 300 माइनस 280 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस, या फिर 20 बोल दीजिए क्योंकि डिफरेंस है ना। तो डिफरेंस, ये थीटा आ गया आपके पास। अब आपको पता है आपके पास एरिया दिया है और यू भी दिया है, देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर रेट। ये क्या होगा? UA इंटू थीटा। U कितना है? दैट इज 20, A कितना है? दैट इज 20, थीटा कितना है? 20। क्लियर? ये हो गई। अब यही हीट ट्रांसफर किसके बराबर होगी? यही हीट ट्रांसफर किसके बराबर होगी? MCP ऑफ कोल्ड एयर, है ना। हॉट एयर या कोल्ड एयर कुछ भी ले लीजिए, क्योंकि कोल्ड एयर का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, तो सिंपल ये हो गया मेरे पास, ठीक है। बस इसको इसके इक्वेट कर दीजिए एंड यू विल फाइंड दी फाइनल आंसर। यहां पे आप वैल्यू रखिए जरा, M डैश कितना है? 0 पॉइंट, मैं यहां TC2 लिख देता हूं, माइनस TC1 लिख देता हूं, ये 20, ये भी 20 होगा, इंटू 20 इंटू 20, ठीक है, डिवाइड बाय M डॉट, दैट इज 0.4। नीचे नहीं दिख रहा है क्या? चलिए इसको उधर ले लेते हैं, ठीक, 1 मिनट, इसको मैं रब कर देता हूं और उधर अपन लिख देते हैं, ज्यादा नीचे हो जाएगा। देखिए सिंपल है, इसके बाद तो M की वैल्यू, C की वैल्यू और TC1 जो है दैट इज 280, इसकी वैल्यू रखेंगे तो आपको यहां पे वैल्यू मिल जाएगा TC2 का। मैं TC2 का वैल्यू डायरेक्ट आपको बता देता हूं, यहां से TC2 अगर आप निकालेंगे तो आपके पास आ जाना चाहिए, यहां डिवाइड कर दूं मैं डायरेक्ट, M इज 0.4 इंटू CP इज 1000, 1000 है, हाँ 1000, ठीक है। तो यहां पे आपके पास आ गया 400, 400 से ये 400 कैंसल, ये 20 आ गया। ये TC1 कितना है हमारे पास? TC1 है 280, यानी कि 280 प्लस 20, ये कितना हो गया हमारे पास? 300 केल्विन, केल्विन ना, यस केल्विन, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि B इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे तो 20 वैल्यू आएगा, सॉल्व करके देख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। 20 इसकी वैल्यू आएगी और TC1 उधर जाएगा 280, 280 प्लस 20 300, ठीक है। अच्छा, इसका एक तरीका और हो सकता है इसको करने का, आप क्या करिए, मैं यहां पे बता देता हूं सिंपल, आप देख लीजिएगा। किसी को लगेगा कि क्या करें, NTU निकाल देते हैं, है ना। NTU क्या है? C दैट इज UA अपॉन C मिनिमम, है ना, UA अपॉन C मिनिमम,
निकाल लीजिएगा, है ना। सी मिनिमम की वैल्यू क्या है 0.4 इंटू 1000, है ना, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही है तो सी आएगा। उसके बाद आप क्या निकाल सकते हैं इफेक्टिवनेस। अब क्योंकि सी और सी मिनिमम इससे पहले क्वेश्चन में अपन ने डिस्कस किया था, सी और सी मिनिमम सेम होता है, तो एनटीयू अपॉन एनटीयू प्लस 1 इफेक्टिवनेस हो जाती है जब हमारे पास सी आर की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये इसकी इफेक्टिवनेस हो जाएगी। इफेक्टिवनेस आ जाएगी आपके पास, जब आपके पास इफेक्टिवनेस आ जाएगी तो ये क्या होती है बेसिकली, दैट इज द हीट ट्रांसफर एम सी। आप हॉट की ले लीजिए, है ना, क्योंकि आपके पास क्या आएगा, देखिए यहां पर आपके पास H1 नहीं है ना, H1 नहीं है, तो आप क्या नहीं कर सकते, नीचे इफेक्टिवनेस में TH1 का फॉर्मूला आता है ना, तो पहले आप TH1 माइनस TH2 डिवाइड बाय MC, ये तो सेम ही रहेगा, है ना, कोई बड़ी वो नहीं है, दैट इज TH1 माइनस TC1, है ना। यहां पे TH2 आपके पास है दैट इज 300 और ये आपके पास है दैट इज 280। इसकी वैल्यू निकालेंगे अगर आप तो वो आएगी दैट इज 1/2, निकाल लीजिएगा 1/2। यहां से आप निकालेंगे तो TH1 आ जाएगा जो कि 320 डिग्री सेल्सियस केल्विन आएगा, ठीक है, 320 केल्विन, ठीक, TH1। और इसके बाद आप कर सकते हैं कि TH1 माइनस TH2 इज इक्वल टू TC2 माइनस TC1। ये बेसिकली कैसे आता है आपका हीट बैलेंस, है ना, जब आप हीट गिवन बाय द हॉट फ्लूइड, हीट टेकन बाय द कोल्ड फ्लूइड करते हैं, तो यहां से आपके पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज ऑल्सो दिस विल ऑल्सो कम्स टू बी 300। क्लियर है, चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना काफी है। हीट मास HMT के जितने क्वेश्चंस थे, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन 2015 के थे वो मैंने सब डिस्कस कर लिए आपके साथ, ठीक है। कहीं पे कुछ भी दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।